नमस्कार। जिस तरह साइबर ठगी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर उतना ही अधिक प्रचार भी किया जाता है ताकि लोग ऐसे साइबर ठगों से बच सकें। गत दिनों कई समय तक सरकार की ओर से मोबाइल पर इस तरह की ट्यून भी चलाई गई थी कि वह साइबर ठगों के चक्कर में न आए। मोबाइल पर यदि कोई मैसेज आता है तो उसे क्लिक न करें। इस तरह की जानकारी समय समय पर दी जाती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा के एक बुजुर्ग अपने मोबाइल पर YouTube पर एक जब विज्ञापन उन्होंने देखा जो कि निवेश से संबंधित था, तो आखिरकार गलती कर बैठे और उन्होंने जैसे उस पर क्लिक किया, वह एक व्हाट्सएप चैट से जुड़ गए। उसके बाद एक व्यक्ति ने अपने आप को इस कंपनी का कर्मचारी बताया, निवेश करने की बात कही, काफी अधिक मुनाफा होने का लालच दिया और देखते ही देखते उक्त बुजुर्ग व्यक्ति ने लाखों रुपए गंवा दिए। और जब राशि डालते रहे, जब निकालने की बात आई, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ तो ठगी हो चुकी है। जिसके बाद साइबर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साइबर ठगों के बारे में आए दिन सरकार, पुलिस एवं अन्य एजेंसियां लोगों को जागरूक करती है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे साइबर ठगों से बचने के बारे में कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद निम्बाड़ा के एक बुजुर्ग लालच में आकर लाखों रुपए गंवा बैठे, जो YouTube पर IPO का विज्ञापन देखकर झांसे में आ गए। निम्बाड़ा के एक व्यक्ति ने जब YouTube पर IPO का एक विज्ञापन देखा तो उसको देखकर विज्ञापन क्लिक कर दिया और उसके साथ ही वह ऑटोमेटिक व्हाट्सएप चैट पर जुड़ गए। बुजुर्ग को झांसे में लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के साथ ही फर्जी तरीके से मुनाफे के फर्जी विज्ञापन देखकर उन्हें भी लालच में आ गया। गत जनवरी माह में जब वह मोबाइल पर YouTube देख रहे थे, तभी उन्हें एक कंपनी के निवेश से जुड़ा विज्ञापन दिखाई दिया, जिसमें एक नामी कंपनी का नाम होने से वह इसके विश्वास में आ गए। लेकिन यह सब कुछ फर्जी था और शुरुआत में उन्होंने 2000 रुपये साइबर ठग के कहने पर ट्रांसफ़र कर दिए एक खाते में, और बाद में उसे विश्वास में दिया जाता रहा कि उसे इसका काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा और काफ़ी मुनाफा भी होगा। इस तरह अलग अलग खातों में अलग अलग समय में उसके द्वारा 19,79,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए और बार बार एप्लीकेशन में बैलेंस और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया जाता रहा। लेकिन असल में यह साइबर ठगों का पूरा जाल था, पूरा फर्जी सिस्टम था। और लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब रुपए निकालने की कोशिश की तो इस व्यक्ति को पता चला कि वह ठगी का शिकार हो गया, जिसके बाद उसके द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई और उसके बाद जयपुर ATS SOG ने 0 FI दर्ज कर यह मामला चित्तौड़ भेज दिया। नगर विकास न्यास, नगर परिषद चित्तौड़गढ़, क्या दोनों को बेसब्री के साथ अंबेडकर जयंती का इंतजार है, जो कि 14 अप्रैल को है, या वह समय पर पहले काम नहीं करना चाहती है? दरअसल चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल के समीप स्थित है डॉक्टर अंबेडकर सेतु, और इसी सेतु पर लगाया गया था एक शानदार आकर्षक डॉक्टर अंबेडकर को लेकर साइन बोर्ड भी। लेकिन इस साइन बोर्ड के अधिकांश अक्षर यहां से गायब हो चुके हैं और अब केवल डॉक्टर ही दिखाई पड़ता है। गत कई समय से यह स्थिति बनी होने के बावजूद न तो नगर परिषद ध्यान दे रही, न नगर विकास न्यास और न ही जिला परिषद इस ओर ध्यान दे रहा है। प्रति वर्ष 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ही चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल के समीप डॉक्टर अंबेडकर सेतु है, जहां की एक विशाल साइन बोर्ड भी लगाया गया था। लेकिन गत कई समय से जो साइन बोर्ड लगाया गया था, इसमें डॉक्टर के अलावा अन्य सभी शब्द यहाँ से हट चुके हैं।
काफ़ी दिन होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसा लगता है कि नगर परिषद और नगर विकास न्यास को इंतज़ार है कि कब 14 अप्रैल आए ताकि उससे पहले वह इन शब्दों को ठीक कर सके और पुनः उसी यथा स्थिति में लाकर यह कह सके कि उसके द्वारा अंबेडकर जयंती से पहले यह कार्य कर लिया गया और अपनी पीठ थपथपाने के लिए क्या 14 अप्रैल का इंतजार हो रहा है? नगर विकास न्यास, नगर परिषद चित्तौड़गढ़ क्या दोनों को बेसब्री के साथ अंबेडकर जयंती का इंतजार है जो कि 14 अप्रैल को है, या वह समय पर पहले काम नहीं करना चाहती है? दरअसल चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल के समीप स्थित है डॉक्टर अंबेडकर सेतु और इसी सेतु पर लगाया गया था एक शानदार आकर्षक डॉक्टर अंबेडकर को लेकर साइन बोर्ड भी। लेकिन इस साइन बोर्ड के अधिकांश अक्षर यहां से गायब हो चुके हैं और अब केवल डॉक्टर ही दिखाई पड़ता है। गत कई समय से यह स्थिति बनी होने के बावजूद न तो नगर परिषद ध्यान दे रही, न नगर विकास न्यास और न ही जिला परिषद इस ओर ध्यान दे रहा है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी थाना क्षेत्र में पारसौरी रेलवे स्टेशन के समीप ओरई नदी की जो एक पुलिया है, रेलवे पुलिया, वहां गत सोमवार देर रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा रेलवे की जो ट्रैक है, पटरी है, उस पर लोहे का एक भारी भरकम टुकड़ा लगभग 250 किलो का रख लिया। एक साजिश की गई, योजना बनाई गई और यह टुकड़ा रखने के बाद जब देर रात को यहां से मालगाड़ी गुजरी तो यह मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद जब अधिकारियों को जानकारी मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, रेलवे स्टेशन पारसौली के अधिकारी मौके पर पहुंचे, आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। बस्सी पुलिस थाना में रेलवे की ओर से मामला दर्ज करवाया गया और इस घटना को लेकर बुधवार को उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव के साथ ही रतलाम मंडल के डीआरएम, सुरक्षा से जुड़े रेलवे के अन्य कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया और इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बस्सी थानाधिकारी ने यह माना कि यह किसी साजिश के तहत ही लोहे का भारी भरकम इस तरह टुकड़ा ट्रैक पर रखा गया था। और सबसे चौंकाने वाली जब बात यह है इस मामले में कि जब मालगाड़ी गुजर गई तो इसी दौरान मेवाड़ एक्सप्रेस भी आ रही थी, लेकिन इस मेवाड़ एक्सप्रेस को पारसौली रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 घंटे तक रोकना पड़ा और बाद में जब यह हरी झंडी मिल गई कि अब जो ट्रैक है पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके बाद इस मेवाड़ एक्सप्रेस को चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना किया गया। स्वच्छता को लेकर इसी महीने एक टीम आने वाली है जो कि प्रति वर्ष रैंकिंग तय करती है, लोगों से जानकारी हासिल करती है, धरातल पर जो हकीकत स्थिति है वह देखती है कि आखिरकार सफाई को लेकर क्या हालात है। लेकिन ऐसा लगता है कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने यह ठान लिया है कि उसे स्वच्छता रैंकिंग में नंबर नहीं लाना है और नीचे से जो सूची है उसी में उसे नंबर पाना है। यही कारण है कि स्वच्छता को लेकर नगर परिषद किसी तरह कोई गंभीर दिखाई नहीं जान पड़ रही है। स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक है या नहीं, या जिस विभाग का काम है वह काम कर रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए प्रति वर्ष केंद्रीय टीम द्वारा अलग अलग स्थानों का दौरा किया जाता है। इस स्वच्छता अभियान में अब तक कई बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बाजी मार चुका है, क्योंकि वहां स्वच्छता अभियान को लेकर नवाचार आए दिन देखने को मिलता है और केंद्रीय टीम के इसी महीने के अंत तक चित्तौड़गढ़ आने की संभावना है। लेकिन ऐसा लगता है कि नगर परिषद चित्तौड़गढ़ ने यह ठान लिया है कि उसे स्वच्छता रैंकिंग में किसी भी स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शहर की जो हालत है उसमें वह कुछ कदम भी उठा ले तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दरअसल चित्तौड़गढ़ शहर की जो आबादी है
उसके मुकाबले सफाई के मामले में कर्मचारियों की संख्या जहाँ कम है वहीं बजट का अभाव भी है। स्थिति यह है कि शहर के जो कई प्रमुख नाले हैं वह गंदगी से भरे पड़े हुए हैं, जिसके कारण इन नालों का गंदा पानी आए दिन अलग अलग मुख्य मार्गों पर सड़कों पर देखा जा सकता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जब चित्तौड़गढ़ में थे तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ वार्डों में स्वच्छता को लेकर अभियान भी आरंभ किया। यह अभियान अलग अलग वार्ड में केवल 2 दिन ही सीमित करके रख दिया, जिसको लेकर भी कई सवाल उठने लगे कि जब पूरे साल भर ही सफाई नहीं की जाती है तो क्या 2 दिन में यह अभियान चलाकर तीर मार लिया जाएगा। और आखिरकार ऐसा ही हुआ कि जिन वार्डों में यह सफाई अभियान चलाया गया वहाँ भी कोई असर नहीं हुआ और फिर से गंदगी के वही हाल है। चित्तौड़गढ़ के कई गली मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ की सफाई कर्मचारी कई दिनों तक नहीं आते हैं। नालियों की कई दिनों तक सफाई नहीं करने के वजह से वह नालों का रूप ले चुकी है। गंदगी से इतने अधिक भरे हुए हैं कि लोगों का कहना है कि वह अपने घरों के बाहर जब बैठते हैं तो बदबू के कारण बैठना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि गंदे पानी के लिए अलग अलग नाले भी बने हुए हैं ताकि जो शहर की अलग अलग नालियों का पानी है वह इन नालों में आकर जो मुख्य स्थान है वहाँ से गुजर जाए। लेकिन हालत यह है कि जब मुख्य नालों की ही स्थिति यह है तो नालियों की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर स्वच्छता अभियान को लेकर ऐसा नहीं लगता है कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद किसी भी तरह से गंभीर है। और इसका एक कारण यह भी है कि नगर परिषद आयुक्त को लेकर भी यह ठिकाना नहीं रहता है, यह तय नहीं रहता है कि आज जो नगर परिषद का आयुक्त है वह कल सवेरे तक रहेगा या नहीं रहेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की राजनीति को माना जा रहा है। इसी कारण आयुक्त भी अपने पद पर रहते हुए सफाई को लेकर अधिक गंभीरता से नहीं लेते हैं। न केवल बड़े बड़े नाले गंदगी से भरे हुए हैं बल्कि कई ऐसे भूखंड है जहाँ की लोगों द्वारा कचरा फेंका जाता है, जबकि नियम है कि ऐसे खाली भूखंड यदि यूं ही छोड़ दिए जाते हैं, 4 दीवारी का निर्माण संबंधित लोगों द्वारा नहीं करवाया जाता है तो उनसे जुर्माना तक वसूल करने का प्रावधान है। लेकिन इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ के समीप सूरजना गांव में एमडी की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी थी और उस दौरान मौके से 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जो मुख्य सरगना था ताराचंद कुमार, उसकी गिरफ्तारी गत दिनों हुई और न्यायिक उसकी जो उसकी रिमांड की अवधि थी वह पूरी होने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। लेकिन सूत्रों के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाए जाने से पहले ताराचंद कुमार द्वारा इस पूरे मामले को लेकर कई चौंकाने वाली एवं महत्वपूर्ण जानकारी नारकोटिक्स विभाग को दी गई, जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग इस पूरे मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित सूरजना गांव में एक बाड़े में चल रही एमडी की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। इस कार्रवाई के दौरान बाड़े के मालिक के साथ ही जो मुख्य सरगना है उसके एक सहयोगी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मुख्य सरगना ताराचंद कुमार, जो कि मुख्य रूप से मानपुरा का निवासी है लेकिन गत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में निवास कर रहा है, वह मौके से फरार हो गया और टीम यहां जब पहुंची तो उससे पहले ही वह उड़न छू हो गया था। नारकोटिक्स विभाग ने दावा किया था कि उसके द्वारा जो यह एमडी की फैक्ट्री पकड़ी गई वह राजस्थान की सबसे बड़ी एमडी की फैक्ट्री में से एक है, जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग द्वारा मुख्य सरगना ताराचंद कुमार की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर दबिश दी गई।
और आखिरकार गत दिनों उसे मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तार कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। यह रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। लेकिन सूत्रों के अनुसार ताराचंद कुमार द्वारा इस पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए एवं उन आरोपियों के नाम भी बताए गए जो कि इस एमडी की फैक्ट्री में उसके साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए थे। अब नारकोटिक्स विभाग उन सभी आरोपियों के बारे में सरगर्मी से पता लगा रही है एवं कई स्थलों पर लगातार दबिश दी जा रही है। नारकोटिक्स विभाग सूत्रों के अनुसार जो सुराग उन्हें हाथ लगे हैं उससे इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि जो अन्य आरोपी है वह भी शीघ्र ही नारकोटिक्स विभाग की गिरफ्त में आ जाएंगे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशम। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा में इन दिनों अफीम तौल का कार्य चल रहा है। बुधवार को पूर्व मंत्री एवं निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने निम्बाड़ा स्थित अफीम तौल केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों से अब तक के तौल के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान उन्होंने अफीम काश्तकारों से भी बातचीत की एवं तौल प्रक्रिया को लेकर उनके विचार भी जाने। स्पीक मेके के तत्वाधान में आयोजित सांस्कृतिक विरासत के तहत चित्तौड़गढ़ स्कंद के माध्यम से प्रस्तुतियां फिर से आरंभ हो गई है। बुधवार को 2 विद्यालयों में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कलाकार अदिति भारद्वाज द्वारा विभिन्न मुद्राओं के साथ कथक नृत्य की प्रस्तुत की गई। सरकार द्वारा ग्रीष्म अवकाश की कटौती का शिक्षकों द्वारा इन दिनों विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर बुधवार को विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध करते हुए एवं ग्रीष्म अवकाश पूर्व की भांति यथावत रखे जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हार होने के बावजूद, पराजय होने के बावजूद जो हेंकड़ी है वह कभी भी नहीं जाती है। जिस तरह कुत्ते की जो पूंछ होती है उसके बारे में कहा जाता है कि कितना ही प्रयास किया जाए उसे सीधा नहीं किया जा सकता है। यही हालत लगती है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर। कई तरह की बातें इन 40 दिनों में युद्ध के दौरान हुई। पूरे ईरान को उड़ाए जाने की धमकी भी दी जाने लगी और ऐसा लगा कि बुधवार को तबाही मच जाएगी, पूरा ईरान नष्ट हो जाएगा और जो अन्य देश हैं मिडिल ईस्ट के उनकी भी क्या हालत होगी। लोग सोचकर कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त करने लगी। लेकिन उससे पहले बुधवार तड़के सीज फायर हुआ। अगले 14 दिनों तक किसी तरह युद्ध नहीं होगा। लेकिन यह सब कुछ इसलिए भी हो पाया कि जब हौसला किसी के पास हो, हिम्मत हो, तो हर मुकाबले का जवाब दिया जा सकता है, चाहे कितना ही शक्तिशाली देश अमेरिका क्यों न हो। अमेरिका को घुटने टेकने पड़े जब उसे लगा कि वह अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया। ट्रंप को लगा कि उसने सपने तो बहुत सोचे थे ईरान को लेकर कि वह ईरान पर कब्जा कर लेगा और वहां का जो तेल है वह अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए और आखिरकार निकलने का रास्ता देखने लगे। और पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता की तत्काल सीज फायर के लिए तैयार हो गए और अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में इन देशों के बीच बातचीत होगी। बातचीत सकारात्मक हो पाती है या नहीं यह तो 10 अप्रैल को पता चलेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ईरान ने अभी से कह दिया है कि लेबनान के मामले को लेकर यदि इसमें नहीं रखा जाता है तो यह वार्ता असफल हो सकती है। अन्य कई तरह की बातें भी की जा रही है। जो 10 शर्तें ईरान की ओर से रखी गई है, क्या ट्रंप उसे आसानी से मान लेंगे? क्योंकि वह अपनी ही जनता के सामने चारों ओर से घिर चुके हैं। स्थिति बहुत ही नाजुक मोड़ पर उनके लिए आ चुकी है। लेकिन सवेरे सीज फायर हुआ और शाम होते होते
ट्रंप का यह बयान आया कि ईरान ने भीख मांगी और इसी भीख के कारण सीज फायर करना पड़ा, यानी कि हेकड़ी जो है अभी तक नहीं गई। तो क्या यह हेकड़ी फिर से युद्ध के हालात उत्पन्न कर देगी और क्या फिर से देश में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि पहले कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। सिलेंडर की कमी हो, महंगाई की बात हो या अन्य स्थिति हो। ये तो ठीक है कि युद्ध पर हाल फिलहाल विराम लग गया, अन्यथा कई लोगों को आशंका है कि जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं वह समाप्त होंगे तो क्या उसके बाद पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ जाएंगे, यह आशंका बनी हुई है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध और सीज फायर क्या करवट लेता है। सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।